दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां कितनी अनुकूल या प्रतिकूल है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि बिहार का चुनाव जो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन होता दिख रहा था, आखिर इन दोनों गठबंधनों में पेंच कैसे फंस गया। और ये फंसा हुआ पेंच क्या वाकई फंसा हुआ पेंच है या फंसाया गया पेंच है? क्योंकि बिहार की सियासत ने जब से 2020 का चिराग मॉडल देखा है, जब से उस चिराग मॉडल ने बिहार की सियासत को एक नए मॉडल से, सियासत के, चुनाव के एक नए प्रारूप से अवगत कराया, उसके बाद तो यह साफ हो चला कि सियासत में वाकई कुछ भी संभव है। और जब सब कुछ संभव है, तो अब आखिरी दौर में जो खेला देखने को मिल रहा है, क्या उस खेला की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है? दरअसल एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर माथापच्ची जारी है। और वहीं इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की बात करें, तो वहां मुकेश सहनी को लेकर परिस्थितियां बिगड़ी हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के 3 मुद्दों में से 2 को न्यूट्रलाइज कर दिया है। यानी करप्शन के लिए राष्ट्रीय जनता दल को अब घेरा नहीं जा सकता, क्योंकि भाजपा के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राज्य की पूरी लीडरशिप को एक साथ अपने निशाने पर ले लिया है। वहीं डिग्री और शिक्षा, कौन 9वीं पास कौन 7वीं पास, ये मुद्दा भी अब इन दोनों पार्टियों में जाकर न्यूट्रलाइज हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के लिए जो परिस्थितियां अनुकूल थी, 10-10 हजार रुपए खाते में डालने के बाद अनुकूल बनी हुई थी, और जिस तरह से एक कथित रिवर्स चिराग मॉडल की बात हो रही थी कि एक पार्टी बिहार के मैदान में उतर गई है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में अच्छा खासा सेंध लगा रही है, उसके बाद की परिस्थितियों में क्या वाकई चिराग मॉडल को पुनर्जीवित करने की कोशिशें की जा रही है? क्या है आखिर ये पूरा मामला? इस पूरे मामले को समझने के लिए इंडिया गठबंधन के अंदर के दांव पेच, स और मात का खेल, और एनडीए गठबंधन के अंदर के दांव पेच, इन दोनों को समझना जरूरी है। और क्या इन दोनों में से एक एक पार्टियां निकलकर बिहार में कोई चौथा मोर्चा तो नहीं बनाने जा रही है? दरअसल पहले एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। एनडीए गठबंधन का जो मौजूदा प्रारूप दिल्ली में मौजूद है बिहार को लेकर, उसमें जनता दल यूनाइटेड बिहार की लीड पार्टनर है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और इसके साथ साथ एक और पार्टी चिराग पासवान की पार्टी है। वही चिराग पासवान की पार्टी जिस पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी की सब दुर्दशा 2020 के विधानसभा चुनाव में करा दी, वही चिराग पासवान की पार्टी जिस पार्टी ने 2020 में दुर्दशा की नीतीश कुमार की पार्टी की, उसी पार्टी से नीतीश कुमार के दुलारे समझे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी अपनी बेटी को लोकसभा भेजते हैं। और वही चिराग पासवान की पार्टी अब तक एनडीए के साथ सीट एडजस्टमेंट में अंतिम सहमति तक नहीं पहुंच पाई है। कारण क्या है? उनकी पार्टी के जो बिहार के यूथ प्रेसिडेंट है, युवा अध्यक्ष, वो तो अकेले लड़ने का दम ट्विटर पर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी यदि अकेले लड़ेगी, तो उस अकेले लड़ने के पीछे क्या वही ताकतें हैं जो ताकतें 2020 में उन्हें अकेले लड़ने के लिए उकसा रही थी, जो पर्दे के पीछे से चिराग मॉडल खेलने की पूरी स्क्रिप्ट लिख रही थी? क्या वही ताकतें एक बार फिर से इस आशंका में आ गई हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बिसात बिछाई है, कहीं एनडीए के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 ना हो जाए, जो अभी नंबर 1 बनी हुई है विधानसभा में सीटों की संख्या के मामले में? तो एक ये परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में जरा चिराग पासवान की डिमांड देखिए। वो तो 5 लोकसभा सीटें जो जीते हैं, उन पांचों लोकसभा सीटों में कम से कम 2-2 सीटें चाहते हैं। चाहे वो हाजीपुर की सीट हो, चाहे वो वैशाली की लोकसभा सीट हो, चाहे वो खगड़िया की सीट हो, चाहे जमुई की सीट हो, या समस्तीपुर की लोकसभा सीट हो। इन लोकसभा सीटों में जो 36 विधानसभा सीटें आती है, इन 36 में से 10 विधानसभा सीटों, यानी 5 लोकसभा सीटों में 2-2 सीटें चाहते हैं। और इसके अलावा चंपारण इलाके में गोविंदगंज की विधानसभा सीट भी वो अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहते हैं, जो भाजपा की सिटिंग सीट है। और इसके अलावा एक राज्यसभा सीट की भी बातें हो रही है। ध्यान रखिए, चिराग पासवान पिछले 1.5 सालों में अब तक कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री के बड़े लुटियंस बंगले में दिल्ली में शिफ्ट नहीं हुए हैं। चिराग पासवान अभी भी नॉर्थ एवेन्यू में रह रहे हैं।
तो क्या चिराग पासवान नॉर्थ एवेन्यू में इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि अगर चिराग मॉडल खेलना पड़े या अलग होना पड़े तो बंगला खाली करने की नौबत ना आए, सांसद के फ्लैट में रह रहे हैं, सांसद की भूमिका में वो फ्लैट उनसे कोई खाली नहीं करा सकता। क्या वही परिस्थितियां हैं इसलिए चिराग पासवान अभी भी राजनीतिक तौर पर हठधर्मी बने हुए हैं? सभी जानते हैं कि पिछली बार जो चिराग मॉडल हुआ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर जेडीयू की सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़े। जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़कर 5.5% वोट बिहार में चिराग पासवान की पार्टी ने हासिल किए। क्या इस बार चिराग मॉडल अकेले संभव हो पाएगा? सभी जानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान बिहार में सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे। 29 विधायक जीत कर आए थे। जिधर वो जाते उधर सरकार बनती, उधर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा यानी 243 में 122 का नंबर पूरा हो जाता, लेकिन वो नहीं गए। दोबारा चुनाव हुआ और दोबारा चुनाव में वो चाबी अपने हाथ में नहीं रख पाए, यानी काठ की हांडी 6-7 महीने बाद ही दोबारा चढ़ाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। अंततः नीतीश कुमार को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। तब लालू यादव की सत्ता के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की लालू राबड़ी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। आज इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के खिलाफ यदि विपक्ष की तैयारी बहुत मजबूत होती तो एंटी इनकम्बेंसी के हालात बनाने के लिए तमाम बड़े मुद्दे मौजूद थे। वो तमाम मुद्दे जो बिना किसी बड़े जनाधार के, बिना किसी जातीय समीकरण के प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, जितने बड़े खुलासे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, जितने बड़े आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं एनडीए के और खासकर भाजपा नेताओं के ऊपर, उतने आरोप यदि और उस तरह की परिस्थितियां यदि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने लगाए होते तो आज बिहार की सियासी फिजा बिल्कुल अलग होती। लेकिन खैर, महागठबंधन के लिए गेम ओवर नहीं हुआ है, गेम में वो बने हुए हैं। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा वोट बैंक उनके पास है, लेकिन उनका गठबंधन भी अपनी परिस्थितियों से चिराग पासवान और एनडीए जैसी परिस्थितियों से दो चार है। वहां मुकेश सहनी का मुद्दा है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए, वो डिप्टी सीएम की रट लगाए बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन ने सीएम के नाम का ऐलान तो किया नहीं, फिर डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कैसे करें? वो मछुआरा समुदाय की, मल्लाह समुदाय की राजनीति करते हैं। बिहार की जाति जनगणना में उस समुदाय की आबादी तकरीबन 2.25% से 3% के बीच लगभग है। मान के चलते हैं कि लगभग 3% आबादी, 3% वोट मछुआरा समुदाय का है और उस वोट बैंक की एक बड़ी कीमत है और एक बड़ी वजह है किसी भी गठबंधन के लिए। उसी वोट बैंक के बूते मुकेश सहनी बार्गेनिंग करना चाहते हैं, उसी वोट बैंक के बूते, अपने जातीय वोट बैंक यानी पासवान वोट बैंक के बूते चिराग पासवान की अहमियत एनडीए के अंदर या दूसरे गठबंधनों में है। और अब जब मुकेश सहनी की पार्टी बार्गेन कर रही है तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुकेश सहनी की पार्टी का वोटर आसानी से क्लब नहीं होता, क्योंकि कई जगह यादव बनाम मल्लाह की स्थिति बिहार की सामाजिक संरचना में, सोशल स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। मुकेश सहनी के कहने पर यदि 30-40% मल्लाह वोटर आ भी गए तो जितना वोट वो लाएंगे, क्या उस अनुपात में वो सीटें चाह रहे हैं? जी नहीं। बिहार में जो उनकी राजनीतिक ताकत है उससे कई गुना ज्यादा सीटें वो मांग रहे हैं। 60 सीटों से डिमांड शुरू हुई और अब कहा जा रहा है कि 30 सीटों पर आकर डिमांड अटक रही है। मुकेश सहनी को कांग्रेस पार्टी भाव देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने कोटे में जो सीटें ले चुकी है, जो चर्चा अंदर खाने है कि कांग्रेस ने अपने कोटे में जो सीटें ली है, उन सीटों पर से कुछ सीटें ऐसी है जिस पर मुकेश सहनी की दावेदारी है। कांग्रेस के लोगों का तर्क है कि मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के अलायंस पार्टनर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार का तर्क है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं ये बीजेपी की अलायंस पार्टनर है, इनका मामला बीजेपी समझे, वो नीतीश कुमार का के लिए मुद्दा नहीं है। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीटों का एग्जैक्ट फिगर, असली नंबर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अंदर खाने से कई खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 55, कुछ लोग कह रहे हैं 62, कुछ लोग कह रहे हैं 58। तो 55 से 62-63 के बीच सीटें ये जरूर है कि कांग्रेस को मिल रही है। अब उसमें से कुछ सीटें वीआईपी चाहती है तो मिलेगी कैसे? दूसरी बात, वीआईपी जितनी सीटें चाहती है उतनी वो देंगे कैसे?
सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ, सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ, तो डिप्टी सीएम के फेस का ऐलान कैसे हो जाएगा? मतलब बारात में दूल्हे का पता नहीं, दूल्हे का पता नहीं है, लेकिन शाहबाला के नाम का ऐलान कर दिया जाए। मुकेश सहनी का की कोशिशें कमोबेश इसी तरह की है। अब इस तरह की परिस्थितियां जब बनी हुई है महागठबंधन में, इसके बीच एक खबर ये आई कि बिहार में सीएम हाउस कथित तौर पर शनिवार और रविवार और सोमवार की दरमियानी रात मुकेश सहनी गए थे। कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबरें कुछ पोर्टल्स ने पटना में चलाई है, ये खबरें सोशल मीडिया में तैर रही है। तो क्या मुकेश सहनी अपने कोर वोटर जो एनडीए के साथ रहना चाहता है उस दबाव में उधर गए थे, या वाकई बार्गेनिंग की परिस्थितियों को और बढ़ाने के लिए गए थे? एक चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मुकेश सहनी को लेकर शुरू हुई कि आखिर मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को झुका दिया। 21 सीटों की बात शुरू हो गई। हालांकि मैं इस चर्चा में बहुत दम नहीं देखता कि 21 सीटें मुकेश सहनी को मिल गई है। अब 21 सीटें मुकेश सहनी को दे दी जाए, और माले की पार्टी जो पूरे बिहार में सबसे संगठित पार्टी है, दोनों ही गठबंधनों की सबसे संगठित पार्टी सीपीआई-एमएल है। पिछली बार वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2/3 का स्ट्राइक रेट था। विनिंग कॉम्बिनेशन यानी जीतने वाले गठबंधन में होने के बावजूद भी 11 सीटें लड़कर वहां 4 सीटें मुकेश सहनी जीते थे, 1/3 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन जो पार्टी 2/3 के स्ट्राइक रेट के साथ लड़ी, जिस पार्टी का प्रेजेंस कमोबेश पूरे बिहार में मौजूद हो, वो मुकेश सहनी से कम सीटें भला क्यों लेगी? और लेनी भी नहीं चाहिए। तो माले 19 सीटों पर लड़े और मुकेश सहनी 21 सीटों पर लड़े। लिहाजा इस थ्योरी में मुझे कोई दम दिखाई नहीं देता कि तेजस्वी यादव इतने मेहरबान हो जाएंगे कि मुकेश सहनी को 21 सीटें दे देंगे और बाकी पार्टियां ये देखकर चुप हो जाएंगी। क्योंकि मुकेश सहनी को यदि 21 सीटें मिलेंगी तब तो कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें मिलनी चाहिए। ये बिहार में महागठबंधन के अंदर स्थिति है। दूसरा, एक व्यावहारिक उदाहरण मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ लड़ने का 2024 का लोकसभा चुनाव मौजूद है। हालांकि वो 2019 में भी महागठबंधन के साथ लड़े थे, लेकिन 2019 में बहुत सारे एक्सक्यूज दिए जा सकते हैं, बहुत सारे राजनीतिक बहाने हो सकते हैं कि पुलवामा और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का असर था, जिस वजह से वोटर्स के बीच राष्ट्रवाद का एक ज्वार उठा हुआ था। लेकिन 2024 में तो ऐसा कोई ज्वार नहीं था। 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी ने लड़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर की लोकसभा सीट। खुद मैं भी इन्हीं तीनों में से एक लोकसभा सीट का मतदाता हूं, मैं भी एक जगह का वोटर हूं। लेकिन मुकेश सहनी की सीटों पर, गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, मुकेश सहनी की सीटों पर मुकेश सहनी के कैंडिडेट को इन तीनों में से कहीं भी उनके समुदाय ने 25-30% से ज्यादा वोट नहीं दिया था जो मुकेश सहनी के सिंबल पे लड़ रहे थे। उनके बूथों के आंकड़े के अध्ययन के बाद साफ दिखाई देता है कि उनके वोट उन्हें नहीं मिले थे। लेकिन मुकेश सहनी एनडीए में चले जाए तो जो थोड़ी बहुत वोट, जो सीटें उन्हें, जो वोट उनके साथ क्लब नहीं हो रहे हैं उनके समुदाय का, शायद उधर हो सकता है। ऐसी बातें बिहार की राजनीतिक फिजा में तैर रही है। लेकिन सवाल यह है कि यहां उन्हें 60 सीटें नहीं मिल रही, क्या वहां उन्हें 60 तो छोड़ दीजिए, 7 सीटें भी, 7 सीट्स भी क्या उन्हें मिल जाएंगे? आखिर ये कौन सी बार्गेनिंग चल रही है? तो दोनों गठबंधनों की परिस्थितियां बिहार में अजीबोगरीब बनी हुई है। आज चिराग पासवान की मुलाकात किससे हुई? भाजपा के नेताओं से, विनोद तावड़े, मंगल पांडे, वही मंगल पांडे जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए। विनोद तावड़े, मंगल पांडे और धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावड़े बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, और इसके साथ साथ मंगल पांडे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशांत किशोर ने उनकी छवि को जनता के बीच बिल्कुल अलग तरीके से पेश कर दिया। तो इन तीनों के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात के बाद कोई नतीजा निकलता अब तक सामने नहीं आया है। कल को कोई नतीजा निकल जाए, कोई सम्मानजनक फॉर्मूला तैयार हो जाए तो बात अलग है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को घेरने की कवायद एनडीए में कैसे हो सकती है और कैसे हो रही है, जरा इसे देखिए। एक बात तो साफ है, जनता बहुमत किसे देगी ये जनता तय करेगी। लेकिन एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में बिना किसी चिराग मॉडल के जो चुनाव होने की उम्मीद अब तक दिखाई दे रही थी, उसमें जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर प्रशांत किशोर फैक्टर बहुत प्रभावी तरीके से हावी है। बीजेपी की ज्यादातर सीटें, 100% सीटें बिहार की जो शहरी सीटें हैं बीजेपी लड़ती है।
और शहरी सीटों पर प्रशांत किशोर का बीजेपी के कोर वोटर के बीच बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट है। पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के कोर वोटर के बीच है। रोजगार का और स्वरोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से बीजेपी के वोटर्स के बीच मौजूद है। तो ये मुद्दे जो बीजेपी के कोर वोटर्स को लुभा रहे हैं, इसका सबसे निर्णायक असर डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर ये बिहार की अर्बन सीटों पर दिख रहा है। यानी ये अर्बन सीटों पर जब दिख रहा है तो क्या ये कोई रिवर्स चिराग मॉडल है, यानी चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला तो नहीं है। ये किसी को नहीं पता, कहना भी उचित नहीं है कि कौन किसके साथ खेल रहा है, लेकिन खेल तो हो रहा है। सह और मात का खेल तो बड़े अजीब तरीके से बिहार में चल रहा है। और जब सह और मात का खेल चल रहा है तो क्या कोई चौथा मोर्चा चिराग पासवान और मुकेश सहनी बनाकर पूरे बिहार में 243 सीटों पर लड़ने तो नहीं आ जाएंगे? ये सवाल अब धीरे धीरे मौजूद होता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि एक ही साथ एक ही समय में दोनों ही गठबंधनों में एक खेल शुरू हो गया है? चिराग पासवान क्या करेंगे कोई नहीं जानता। कंप्रोमाइज कर लिया तो एनडीए के अंदर सब ठीक है, ऑल इज वेल। कंप्रोमाइज नहीं हुआ तो बाहर निकलना भी तय है। मुकेश सहनी बाहर निकलेंगे तो एनडीए में एडजस्टमेंट होगा, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एडजस्टमेंट की कोशिशें होगी, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अगर खेल और उस खेल की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है तो चौथे मोर्चे की गुंजाइश बिहार की सियासत में दिख रही है। और वो चौथा मोर्चा नीतीश कुमार को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसको समझने के लिए दो तीन बातों को समझना होगा। पहला, जैसा मैंने पहले बताया, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ लड़ भी जाए पूरे बिहार में, कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी का गठबंधन यदि चुनाव लड़ जाए तो अति पिछड़ा का एक फैक्टर जो थोड़ा बहुत ही सही अपने समुदाय में मुकेश सहनी का असर है, वो असर चिराग पासवान के वोटों के साथ मिलकर और फिर एनडीए के कोर वोटर वाले समुदायों से अलग अलग सीटों पर समीकरण के हिसाब से टिकट देकर चिराग मॉडल जैसे हालात बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इस तरह के हालात के बिना जनता दल यूनाइटेड एनडीए के अंदर नंबर 2 पार्टी बन जाएगी, मौजूदा दौर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या इसी की स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी जा रही है? नीतीश कुमार ने 3-4 साल पहले एक बात कही थी, 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले कही थी, पब्लिक डोमेन में कही थी, उसके वीडियो मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कुछ लोग उनकी पार्टी को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने की कोशिशें क्यों हो रही है, ताकि बिहार में राजद बनाम भाजपा के माहौल को बनाया जा सके। राजद बनाम भाजपा का माहौल बनेगा तो क्या होगा, एमवाई वर्सेस ऑल की सियासत के लिए एक स्पेस बनेगा। और उस स्पेस को बनाने के लिए कौन ज्यादा शिद्दत से प्रयास कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से समझा जा सकता है। इसी खेल के लिए चिराग पासवान जो कर रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और क्या उनके साथ जो पैचअप के लिए भाजपा नेता जा रहे हैं वो नीतीश कुमार को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि वाकई वो जा रहे हैं, या अंदर से कुछ और खेल चल रहा है? सियासत बहुत दिलचस्प हो चली है दोस्तों। बिहार की राजनीति में पर्दे के आगे जो दिखता है, पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल होता है। और पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे के इस खेल में तेजस्वी यादव को भी समझ आ गया है कि मुकेश सहनी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आ गया है कि बिना चिराग मॉडल के जनता दल यूनाइटेड को पिछली बार की तरह नंबर 2 पार्टी बनाए रखना संभव नहीं है। और कुल मिलाकर ये दोनों खेल यदि कामयाब होता हुआ दिखाई दिया और वाकई एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दिया तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि फाइनली बिहार का चुनाव समीकरणों की राजनीति में तब्दील हो चुका है। जाति गणना ने बिहार को समीकरणों की राजनीति में ऐसा पिरोया कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो पॉलिटिकल बाइनरी थी वो कमजोर पड़ गई। अब सियासत के अंदर जो 200 से ऊपर जातियां नीतीश कुमार ने बनाई, उनमें से तकरीबन 100 जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा समीकरण की सियासत में आकर के नए सिरे से परिभाषित हो रही है। जबकि जाति गणना के पहले बमुश्किल 7-8 जातियां थी बिहार में जो जाति की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, कुछ अगड़े में, कुछ पिछड़े में और एक आध जातियां दलित समुदाय में। अब वो स्थिति बदल चुकी है और उस बदली हुई परिस्थितियों में चुनावी हिंदुत्व जब बिखर रहा है तो उस चुनावी हिंदुत्व को बिखरने से बचाने या उस बिखरने से हमसे ज्यादा हमारे पार्टनर बिखर जाएं,
इस मानसिकता और इस तरह की परिस्थितियों के निर्माण की दिशा में ये स्क्रिप्टेड गेम तो नहीं हो रहा है। इंतजार कीजिए, 2 से 4 दिनों में बिहार का खेल सबके सामने आ जाएगा कि आखिर चिराग पासवान मॉडल है क्या। आखिर मुकेश सहनी की नाराजगी ये दिखावे की नाराजगी है या पर्दे के पीछे का कोई और खेल है, क्योंकि मुकेश सहनी को पिछले 3-4 चुनाव से देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ, विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ, क्या वही खेल इस बार होगा? अगले 24-48 घंटे में काफी परिस्थितियां साफ होने की उम्मीद है, और उम्मीद है कि इन साफ हो रही परिस्थितियों में बिहार में कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।